THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, THI एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं अंगद वर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपके लिए आज की अगले वीडियो के आगे की टॉपिक लेकर आया हूँ। आप कल हमारे साथ वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखे थे बच्चों। उसके बाद हमको निरक्षीय स्थिति में सीखना है, तो चलिए हम आप मिलकर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज की टॉपिक बच्चों हमारी। सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम निरक्षीय स्थिति ही याद कर लें। याद क्या करना है हमको? किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबार्धक रेखा होती है, लंबार्धक अच्छे से समझ रहे हैं, जो लंब भी हो साथ साथ अर्धक भी हो, किसी वैद्युत द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा निरक्ष कहलाती है बच्चों। और निरक्ष का प्रत्येक बिंदु ही निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। याद हुआ होगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा निरक्ष होती है और निरक्ष का प्रत्येक बिंदु ही निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो चलिए हम निरक्षीय स्थिति दिखाते हैं चित्र के माध्यम से। हम मान लेते हैं भाई हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव जो दो आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना हुआ है। इसकी लंबाई टोटल मान लेते हैं हम 2l है। हम मान लेते हैं भाई इधर प्लस क्यू आवेश है, इधर माइनस क्यू आवेश है। टोटल लंबाई 2l मान लीजिए बच्चों। अब हमको निरक्षीय स्थिति पता लगाना है। हम जान रहे हैं कि इसकी जो लंबार्धक रेखा होगी, अब लंबार्धक रेखा हम समझ रहे हैं भाई मध्य बिंदु से ऊपर बढ़ा सकते हैं, नीचे भी बढ़ा सकते हैं, वही लंबार्धक रेखा है। उसी रेखा का प्रत्येक बिंदु निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति हम भाई सिर्फ ऊपर बना देते हैं। हम मान लेते हैं कि ऊपर लंबार्धक रेखा पर मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई स्थान P है। इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। निकालने के लिए वही कल वाला प्रोसेस आपको फिर से दोहराना है। हम एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखे हुए हैं। हम ये भी जानते हैं कि यदि आवेश एक से अधिक हुए तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होगा। सदिश योगफल कल भी सीखा गया था, आज भी सीखेंगे हम आप। तो बच्चों हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है। हम आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है। हमारा क्या काम है? एक आवेश के कारण हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 q/r² होती है। 1/4πε0 आप समझते हैं कांस्टेंट होता है, नियतांक। हमको q पता चलना चाहिए, r पता चलना चाहिए। q हम क्या जान रहे हैं? आवेश का परिमाण है। r क्या जान रहे हैं? कि आवेश से उस स्थान की दूरी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बच्चों हमको आवेश तो दोनों मालूम है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। सिर्फ हमें क्या पता लगाना है कि आवेश से उस स्थान की दूरी पता लगानी है। जब हमको दूरी पता चल जाएगी तो हम एक बार पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दिशा, फिर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा निकाल लेंगे। और दोनों का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, दोनों वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योगफल के बराबर होगा। अब सदिश योगफल के लिए हम रूल याद किए थे, एक बार फिर से रिवीजन मारे अपने दिमाग में कि यदि दो वेक्टर एक दिशा में हो गए तो उनका परिणामी दोनों के योगफल के बराबर होता है। परिणामी की दिशा उनकी ओर ही होती है। हम सीखे थे कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो गए तो परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है। घटाया जाता है बड़े में से छोटा और परिणामी की दिशा बच्चों बड़े की ओर होती है। फिर हम सीखे थे यदि दो वेक्टर एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं अर्थात लंबवत हैं तो उनका परिणामी √p² + q² होता था। परिणामी दिखाया जाता था बनने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से। हम चौथा और आखिरी याद किए थे यदि दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं तो उनका परिणामी हम याद किए थे √p² + q² + 2pq cos θ और दिखाया जाता है बनने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से। तो बच्चों हमें करना यही है कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। उसके कारण हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। निकालने के लिए हम एक बार पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दिशा, फिर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दिशा, फिर परिणामी तीव्रता, दोनों तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होगी।
बस इतनी बात अगर मन में बैठी है तो समझ लीजिए डेरिवेशन हो गया है। निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन आप अपने आप भी कर लेंगे अगर हमारे इतने स्टेप पर ध्यान रखे हुए हैं। तो चलिए हम उस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। भाई बच्चों को सबसे पहले दूरी चाहिए थी। दूरी के लिए हम मान लेते हैं भाई इधर वाली दूरी AP हो जा रही है, इधर वाली दूरी BP हो जा रही है। अब दूरी AP और BP का मान भी निकाल लें हम जान रहे हैं कि ये मध्य बिंदु है तो इधर वाली लंबाई L हो जाएगी, इधर वाली भी लंबाई L हो जाएगी, आधी आधी लंबाइयां हो गई। अब हम प्लस Q आवेश से एक बार बिंदु P की दूरी निकाल लें, एक बार माइनस Q आवेश से। तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी बच्चों? बिंदु P की दूरी प्लस Q आवेश यहाँ, बिंदु P यहाँ, हम जानेंगे ये भुजा L, ये भुजा R, ये कोण 90 अंश। पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस से आप समझ रहे होंगे कि रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दूरी हम समझ गए कि रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी आप निकालेंगे तो आप समझ रहे हैं कि भाई देख लीजिए चित्र में ये भी L है, ये दूरी R, ये दूरी L, ये कोण 90 अंश। तो हम समझ रहे हैं कि ये दूरी भी रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही होगी। ये दूरी भी रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गई। देखिए दूरी हमको पता चल गई बच्चों। अब हमारा काम क्या है कि एक बार हम पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा, फिर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा ज्ञात करेंगे और परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होगी। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। हम निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना चाहते हैं। प्लस Q आवेश के कारण हम मान लेते हैं कि E1 है बच्चों। अब E1 की वैल्यू हमें लिखनी है। E1 बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। यदि माध्यम में रखा होगा तो एप्सिलॉन 0 K लिखेंगे, अगर निर्वात अथवा y में रखा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखेंगे। फिर आगे हमें आवेश बटे दूरी का वर्ग होता है। आवेश Q रखना है, दूरी का वर्ग करना है। हम समझ रहे हैं कि दूरी हमने प्लस Q आवेश से रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मानी है। वर्ग कर देंगे तो हम समझ रहे हैं कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें दिशा लिखनी है बच्चों। दिशा के लिए हम क्या याद किए थे? जिस भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी होती थी हम वहां एक धनावेश की कल्पना करते हैं और अगला वाला धनावेश या ऋणावेश जिस दिशा में आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो हमको इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम यहाँ एक धनावेश की कल्पना कर लें तो ये खुद धन है। इस धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित कर देगा। हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तो प्रतिकर्षित कर देगा। प्रतिकर्षित करा दीजिए उसको, प्रतिकर्षित कर देगा। भाई हम सीधी रेखा में एक तीर बना दिए। सीधी रेखा में तीर बनाए बच्चों, ये तीर हो गई E1। कोई दुविधा नहीं आपको, तीर मालूम चल गई। ये किसकी दिशा दिखा रही है? प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम A से P की ओर या AP के अनुदिश। हम लिखेंगे दिशा AP के अनुदिश। चलिए प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, दिशा आ गई। एक तीर की सहायता से आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे क्या करना था आपको? इससे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों मान लेते हैं E2 है। E2 बराबर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट। फिर आवेश बटे दूरी का वर्ग है तो आवेश Q ही है और दूरी हम समझ रहे हैं कि रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है तो Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए परिमाण हो गया। अब दिशा लिखनी हमको। दिशा लिखने के लिए बच्चों क्या किया जाए? फिर वही प्रोसेस।
जहां भी दिशा निकालनी होती है हम वहां धनावेश की कल्पना करते हैं, तो फिर हम यहाँ धनावेश की कल्पना करेंगे तो ये ऋणावेश है उस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो हम जान जाएंगे कि दिशा P से B की ओर, या आप कह सकते हैं PB के अनुदिश होगी। दिशा कहां होगी? PB के अनुदिश। क्यों होगी? क्योंकि दिशा ज्ञात करने के लिए हम धनावेश की कल्पना करते हैं, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो हमने एक धनावेश की कल्पना की, इसने आकर्षित किया, तो हम जान गए कि दिशा PB के अनुदिश हो गई। हम लिख देते हैं दिशा PB के अनुदिश, PB के अनुदिश। अब आप थोड़ा सा ध्यान से E1 E2 देख लें और सोच लें कि जो हमको भाई E2 की तीर बनानी है, दिशा तो जान गए P से B की ओर बनानी है, तो E1 से बड़ी बनानी है कि छोटी बनानी है कि बराबर बनानी है। तो बच्चों अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि जो मान E1 का आया था वही मान E2 का आया है। हम जानते हैं तीर की लंबाई परिमाण दिखाती है, चूंकि दोनों के परिमाण समान है इसलिए दोनों के तीर की लंबाइयां भी आप एकदम समान बनाएंगे, चित्र अच्छा बनेगा। चलिए हम E2 बना देते हैं उतना बड़ा ही जितना बड़ा E1 बना था, उतना बड़ा E2 बना दिए, ये E2 हो गया। E1 E2 दिखा दिया गया बच्चों। अब हमको E1 और E2 का परिणाम ही निकालना है। परिणाम ही निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। हम एक गणित वाला मेथड बताते हैं, फिर एक सिंपल मेथड होगा उसको भी बताएंगे। हम मान लेते हैं बच्चों ये कोण थीटा है, तो हम समझ रहे हैं कि ये कोण भी थीटा ही होगा। इसलिए होगा कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। भाई ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर ये कोण थीटा हो गया बच्चों, चलिए थीटा क्लियर हो गया। अब आप चित्र अपना देखिए, तो आप E1 और E2 देख रहे हैं चित्र में, तो E1 और E2 में आपको दिखाई दिया कि दो वेक्टर हैं, एक दूसरे से कुछ कोण बना रहे हैं। हमको पता नहीं चल रहा है कितना कोण बना रहे हैं, लेकिन हमको ये दिखाई दे रहा है कि दोनों वेक्टर समान हैं। अगर दोनों वेक्टर समान हैं तो उनका जो भी परिणामी होगा, हम जान रहे हैं कि भाई थीटा वाला सूत्र लगना है √p² + q² + 2pq cos थीटा। थीटा पता लगाना है। पता लगाने से पहले हमको एक जवाब आप दे दीजिए, परिणामी कहां दिखाएंगे? आप दिखाएंगे दोनों के द्वारा बनने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से। और अगर दोनों के द्वारा हम एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर दें तो हम जान रहे हैं कि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और जो विकर्ण होगा वो ठीक बीचों बीच हो जाएगा। तो ठीक बीचों बीच हम बना देते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर देते हैं जिसका परिणामी ठीक बीचों बीच हो जाएगा। बच्चों ये समांतर चतुर्भुज बन के तैयार। परिणामी हम ठीक बीचों बीच मान लेते हैं, ये दिशा है परिणामी की, ये परिणामी मान लिए कि दोनों का ई है, ठीक बीचों बीच है। देख रहे हैं चित्र में। हम अब अगर ठीक बीचों बीच है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो रेखा है इस भुजा AB के समांतर पड़ जाएगी। अगर ये रेखा भुजा AB के समांतर पड़ जाएगी बच्चों, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। क्यों होगा? दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो आप जानते हैं संगत कोण बराबर होते हैं और ये दोनों संगत कोण बन जाएंगे। अब इधर देखिए आप ध्यान से, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? जब जान रहे हैं कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, एक भुजा ये एक भुजा ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही तो ये दोनों एकांतर बन गए हैं और हम जानते हैं कि एकांतर कोण भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो जान गए हम कि थीटा थीटा मिलके 2 थीटा हो गया। हमको दिखाई दे दिया कि चित्र में कि E1 और E2 एक दूसरे से 2 थीटा कोण बना रहे हैं। बस इतना जान गए, उसके बाद तो समझ लीजिए सब फाइनल हो गया रिजल्ट। अब तो हम जान गए भाई E1 E2 का परिमाण हमको मालूम ही है, इनके बीच का कोण हमें 2 थीटा मालूम चल गया। अब परिणामी निकालने के लिए हमें क्या करना है? वही √p² + q² + 2pq cos थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे, हमको परिणामी पता चल जाएगा। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। इतनी बात को आप थोड़ा सा मन में बैठा लें। आपने भाई पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज्ञात की, उसकी दिशा ज्ञात की। दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दिशा ज्ञात की आपने, और देखा आपने कि दोनों वेक्टर बराबर आए, परिणामी उनके ठीक बीच में से जा रहा था। तो आपने देखा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से 2 थीटा कोण बना रहे हैं। दोनों वेक्टर एक दूसरे से 2 थीटा कोण बना रहे हैं, तो आप थीटा वाला रूल लगा दीजिए। आप थीटा वाला रूल लगा दीजिए। अब आप लिख दीजिए क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे से, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि E1 और E2
एक दूसरे से 2 थीटा कोण बनाते हैं, एक दूसरे से 2 थीटा कोण बनाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों हम कोण वाला रूल लगना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिख रहे हैं। हम जान गए कि रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा वाला फार्मूला लगना है। तो हम जान रहे हैं कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 लिखना बच्चों, 2E1 E2 लिखा जाए प्लस 2E1 E2 cos। अब कोण देख लीजिए, कोण आप जान रहे थे कि 2 थीटा है, तो कोण भाई 2 थीटा रख दीजिए आप, cos 2 थीटा। चलिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा आ गया परिणामी। हम चूंकि जान रहे हैं कि E1 E2 बराबर है, चूंकि E1 बराबर है E2 के, अतः E बराबर एक फॉर्म में कर दीजिए दोनों को, चाहे E1 चाहे E2। तो हम समझ रहे हैं कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2, दोनों एक फॉर्म में करना है। इस E2 को भी E1 कर दीजिए, E2 को भी E1 कर देंगे, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर और प्लस 2E1 इंटू E1 cos 2 थीटा। कोई दुविधा नहीं, हम समझ रहे हैं, बस चूंकि दोनों बराबर थे, जहां जहां E2 था वहां वहां E1 कर दिया गया। अब सॉल्व करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। हम जान रहे हैं बराबर क्या आ जाएगा रूट के अंदर, E1 स्क्वायर जोड़ के 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर गुणा होकर cos 2 थीटा। चलिए आगे बढ़िए। अब हम जान रहे हैं कि 2 कॉमन है, दोनों में से छोड़िए, अभी मत कॉमन लीजिए। E1 कॉमन है, E1 कॉमन ले लीजिए। E1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई, चूंकि स्क्वायर है बाहर निकल के हम जान रहे हैं सिर्फ E1 आएगा। ब्रैकेट के अंदर माने अंदर बचेगा क्या, यहाँ बच रहा है 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का हम एक रो बदल दे रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। देखिए कितना बचता है E1 और रूट के अंदर 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हम समझ रहे हैं 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 हो गया। अब इस 2 से 2 खत्म, 4 cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, हम समझ रहे हैं कि रूट निकल जाएगा, उसका 2 cos थीटा बचेगा और परिणामी तीव्रता E बराबर आ गई 2E1 cos थीटा। अब बच्चों E1 cos थीटा दोनों मालूम है, चित्र से आप cos थीटा का मान निकालिए और यहीं ले आके रख दीजिए। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख दे रहे हैं, चित्र से cos थीटा। चित्र अपना देखिए, चाहे जो समकोण त्रिभुज ले लीजिए, चाहे इसको ले ले चाहे इसको ले ले। cos थीटा आधार पर बटे कर्ण होगा, आधार हम समझ रहे हैं L और कर्ण समझ रहे हैं रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो भाई cos थीटा का मान रख दीजिए। चित्र से cos थीटा हम समझ गए कि L अपान रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब करना क्या बच्चों, E1 और cos थीटा का मान समीकरण 1 में E1 और cos थीटा का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में E1 व cos थीटा का मान रखने पर देखिए क्या आ जाता है, मान रख देते हैं तो परिणामी तीव्रता E बराबर परिणामी तीव्रता E बराबर आ गया भाई 2 तो रहेगा ही। E1 की वैल्यू आप निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये आया था E1। cos थीटा का मान आप क्या निकाल लिए हैं, L अपान रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रूट का मतलब बच्चों घात 1/2। अब थोड़ा ध्यान से 2q और L एक जगह कर लीजिए। आप जानते हैं 2ql क्या होता है, यहां आप देख लीजिए घात 1 है, यहां घात 1/2 है बच्चों।
आधार समान है, गुणे के रूप में है। आप जानते हैं कि जब घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1 और 1/2 जुड़ जाएगा तो हम समझ रहे घात 3/2 हो जाएगी। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql अपान बचा r² प्लस l² की पावर लग गई 3/2। हम जान रहे हैं चूंकि 2ql बराबर p होता है, p मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक और बात बच्चों यही हम याद कर लें कि हम जाने थे, पीछे भी पढ़े थे कि यल आर की तुलना में बहुत छोटा होता है। जो छोटा होता है उसका वर्ग और छोटा हो जाता है। तो चूंकि यल आर से बहुत छोटा है तो यल स्क्वायर को हम आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। छोड़ दीजिए, आप लिखिए चूंकि यल बहुत छोटा है आर से, अतः यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देने पर, आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देने पर चलिए छोड़ दिया आपने। तो ये बराबर क्या बचा बच्चों, 2ql बराबर आपने p मान लिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लिया। क्या होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql की जगह p हो गया। अब l स्क्वायर छोड़ देंगे तो r स्क्वायर की घात 3/2 है। आप जानते हैं जब घात की घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। छोड़ दीजिए, फिर लिख दीजिए r स्क्वायर गुणे हम समझ रहे हैं घात हो गई 3/2, 2 से 2 कटा और हमको परिणामी तीव्रता मालूम चल गई। कितनी मालूम चली, E बराबर मालूम चली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। याद करिए तो अभी निरक्षीय स्थिति भी पढ़े थे आप, अरे अक्षीय स्थिति भी पढ़े थे। अक्षीय स्थिति में हम जाने थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बस 2p/r³ आ गई थी। तो इस तरह से आप एक बात मन में आपके बैठ गई होगी। चलिए अब अक्षीय निरक्षीय की तुलना कराते हैं। एक बात यहां से और भी जान लें कि यहाँ दूरी के साथ क्या संबंध पता चला। उपरोक्त से स्पष्ट है कि E प्रोपोर्शनल है दूरी की तृतीय घात, माने व्युत्क्रमानुपाती है दूरी की तृतीय घात के। E प्रोपोर्शनल है 1/r³ के। वहां भी हमें 1/r³ के व्युत्क्रमानुपाती मिली थी, यहाँ भी 1/r³ के व्युत्क्रमानुपाती मिली थी। तो आपके मन में ये बात बैठ जाए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र चाहे वो अक्षीय होगा चाहे निरक्षीय होगा, दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्वेश्चन जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो वहां से कहा जाएगा चाहे अक्षीय में चाहे निरक्षीय में किसी बिंदु की दूरी 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी कर दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप पीछे सीखे थे कि बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो बल बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो बल घटेगा। क्योंकि दूरी बढ़ने पर आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है तो बल भी घटेगा। और किस अनुपात में घट रही है, दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है। एक और बात समझ लें भाई, अक्षीय निरक्षीय स्थितियां हम दोनों स्पष्ट कर चुके हैं। हम जाने थे कि अक्षीय स्थिति में 2p आ गया था और निरक्षीय स्थिति में केवल p आया है। इसका मतलब है कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कै गुनी हो जाएगी बच्चों, 2 गुनी हो जाएगी। दिखाई दे दिया होगा p और 2p से आप समझ गए होंगे उसमें p आया था, इसमें 2p आ जा रहा है। इसका मतलब कि जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। याद है आपको कि अक्षीय में किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उतनी ही दूरी पर निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग 2 गुनी होगी। तो ये था बच्चों आज किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीख गए होंगे तो स्टेप आगे ही बढ़ना था आपको। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक बार माइंड मेकअप कर लीजिए करना क्या था।
वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, आपने दोनों आवेशों के कारण बारी बारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर है। बस इतना ही करना था। प्रोसेस ब्लैक बोर्ड पे है, आपकी स्क्रीन पे है, आप भाई जहां मन होगा रोक कर, लिख कर, पढ़ कर, जैसे भी चाहेंगे समझ लेंगे। भाई कोई कठिनाई महसूस होगी आप हमसे जुड़कर कठिनाई दूर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो जैसी भी लगी होगी आप कमेंट्स करेंगे, कहीं कठिनाई महसूस होगी उसके बारे में भी पूछेंगे, और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। आज की वीडियो बच्चों यहीं खत्म होती है। कल हम अक्षीय निरक्षीय दोनों सीख गए हैं। दोनों सीखने के बाद किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी तो किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखेंगे, लेकिन सीखने से पहले आपके मन में ये बैठा रहे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो दोनों याद होगा तो उसको याद करने में बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा। और दोनों आप अगर याद करके नहीं आएंगे तो मुश्किलें आएंगी थोड़ी सी याद करने में। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन दोनों वीडियोस को पहले याद कर लेंगे, लिख लेंगे, पढ़ लेंगे खूब अच्छे से, उसके बाद आप कल की वीडियो में जब जुटेंगे तो बहुत ही सरलता से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस बच्चों आज की वीडियो खत्म हुई। धन्यवाद।